गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंजीनियरिंग फिजिक्स की पहली यूनिट पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। सॉलिड, जैसे कि आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, जो सॉलिड्स के एटम होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण जो हमारा सॉलिड होता है वो पास में लेस कंप्रेसिबल होता है। उसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, उसके वॉल्यूम को कंप्रेस करके चेंज नहीं कर सकते। सॉलिड की शेप भी फिक्स होती है, लाइक लिक्विड हम सॉलिड की शेप को चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, जो इसमें इंटरमोलिकुलर पार्टिकल होते हैं, इनकी जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए हम इनको सॉलिड कहते हैं। सॉलिड का हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बेसिस पे हम सॉलिड को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलिन एंड एमोर्फस। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलिन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलिन सॉलिड्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर अरेंज होते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल होता है वो कहीं पे भी अरेंज होते हैं विदाउट एनी फिक्स स्ट्रक्चर। क्रिस्टलिन को हम ट्रू सॉलिड कहते हैं क्योंकि इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो फिक्स होती है, और जो एमोर्फस सॉलिड होता है वो बस में स्यूडो सॉलिड होता है, इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट, जो क्रिस्टलिन सॉलिड के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट क्या होती है, रेगुलर होती है, बल्कि सेम होती है, जबकि जो हमारा एमोर्फस सॉलिड होता है उसके अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो इरेगुलर होती है। थर्ड पॉइंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलिन सॉलिड की जो इसकी अरेंजमेंट होती है वो एक लॉन्ग रेंज तक सेम फॉलो होती है, जबकि जो एमोर्फस सॉलिड की होती है वो पास में शॉर्ट रेंज तक उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो सेम होती है। फोर्थ पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलिन सॉलिड का हमारे पास में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमोर्फस सॉलिड इसके हमारे पास में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिफ्यूज होता है, मतलब कि जहाँ पे एटम्स ज़्यादा पास है वहाँ का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, और जहाँ थोड़ा गैप है वहाँ का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। डिफाइन ज्योमेट्री, जो हमारे पास एक क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं उनकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, और जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती। सिक्स पॉइंट, एनिस्ट्रॉफिक इन नेचर। एनिस्ट्रॉफिक इन नेचर मतलब क्या होता है कि हमारे पास में डिफरेंट वैल्यूज होगी प्रॉपर्टीज की डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो इसके एटम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। जब हम यहाँ पे कोई वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे सारे एटम्स आएंगे, तो उसकी वैल्यू अलग होगी। यहीं पर जब हम कोई वैल्यू यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पे गैप होगा, जिसके कारण जो वैल्यूज होगी वो चेंज होगी। और यहीं पर एमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होगा, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होगा, मतलब कि सेम वैल्यूज होगी सेम प्रॉपर्टीज के लिए डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं है, तो कहीं से भी जाए तो एटम्स उसमें कवर होंगे ही होंगे। नेक्स्ट, क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है, लैटिस प्लस मोटिफ होता है। मोटिफ का मतलब मोटिफॉर्म बेसिस भी कहते हैं। लैटिस से हमारे पास में क्या है, इमेजिनरी अरेंजमेंट है पॉइंट्स की। मोटिफ क्या है, हमारे पास में ऑब्जेक्ट है जिसको हम जो अरेंजमेंट है वहाँ उसको प्लेस करते हैं, जिससे कि हमारा क्रिस्टल बन जाता है। मोटिफ, मोटिफ को हम बेसिस भी कहते हैं। मोटिफ होता क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कि एसोसिएटेड होते हैं ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, उनको हम मोटिफ कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड लैटिस। फर्स्ट पॉइंट, 3D पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम। क्रिस्टल में क्या होता है, एटम्स अरेंज होते हैं 3D स्ट्रक्चर के अंदर। यहीं पे लैटिस में क्या होता है, 3D पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स। लैटिस के अंदर हम 3D पॉइंट्स को इमेजिन करते हैं कि वो यहाँ पर प्लेस्ड है। सेकंड, फिजिकल ऑब्जेक्ट, मतलब कि क्रिस्टल के अंदर हमारे पास में जो एटम्स होते हैं वही टाइप से प्लेस होते हैं, जो हमारा एटम वो क्या है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। यहीं पर क्या है, जो लैटिस के अंदर सेकंड पॉइंट, ये एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, क्योंकि हमारे पास में इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, बट हम इनको लेट करते हैं कि ये यहाँ पे पॉइंट है। जो हमारे पास में क्रिस्टल है इसी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वेट, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। यहाँ पे जो लैटिस होती है इसकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हाइट, वेट, लेंथ, डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच का, एक्सेट्रा। यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस को हम यूनिट सेल कहते हैं, जो कि अपने आप को रिपीट करता रहता है। जैसे कि 2D के अंदर हम एक यूनिट सेल को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3D के अंदर हम एटम को एक स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट अगर हम स्फीयर को रिप्रेजेंट करके देखेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होंगे, तो हम उसकी जगह हम यहाँ पे क्यूबॉइड यूज़ करते हैं।
हमारे पास में सिंगल क्यूबॉइड है तो इसको हम यूनिट सेल कहेंगे। ऐसे हमने मल्टीपल यूनिट सेल को जोड़ के हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3D लैटिस नॉन एज क्रिस्टल लैटिस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। अभी हम क्रिस्टल लैटिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट, ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंटर एंड लैटिस साइड। हर एक पॉइंट को जो लैटिस के अंदर होता है हम उसको लैटिस पॉइंटर लैटिस साइड कहते हैं। जैसे उसने जो क्यूबॉइड बनाया था, अगर उसको ड्रॉ करेंगे तो उसमें वो कुछ ऐसे दिखेगा। अब इसके हर एक पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इसको हम इनको लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड कहते हैं। सेकंड पॉइंट, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, अ मोलिक्यूल और एन आयन। क्रिस्टल लैटिस के जो हमारे पास ये पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट्स हमारे एटम्स को या फिर कोई मोलिक्यूल या आयन को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड, लैटिस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। हमारे पास में जो लैटिस पॉइंट होते हैं इनको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं ज्योमेट्री को फॉर्म करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। Next, ABC are edges mutually perpendicular to each other and alpha, beta, gamma are the angle between them. They are called parameter. हमारे पास में जो एज होती है एक्स वाई जेड, जो हाइट विड्थ और लेंथ बताती है, उनको हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक दूसरे से लगभग परपेंडिकुलर होती है। और यहीं पर ही अल्फा बीटा गामा क्या होता है, एंगल होते हैं उनके बीच के। और इनको हम छः के छः को इनको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं। जिसके डायग्राम में देख रहे हैं, एक्स एक्सिस को हमने यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस को बी से और जेड एक्सिस को सी से। और यहाँ पर हमने एक्स और वाई के बीच के एंगल को अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, वाई और जेड के एंगल को बीटा से एंड एक्स और जेड के एंगल को गामा से। यूनिट सेल को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम इम्प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। प्रिमिटिव सेल क्या होते हैं, जिनमें एटम सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर से प्रेजेंट होते हैं। और यहीं पर सेंट्रल या फिर इम्प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन से होते हैं, जहाँ पे एटम्स कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर, बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। फर्दर हमने सेंट्रल यूनिट सेल को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, बॉडी सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड सेल और एंड सेंटर्ड सेल। क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम क्या है, एक तरीका है जिससे कि हम डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैरामीटर। जैसे कि हमारे पास उनकी एजेस होती है ए बी सी और एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा। फर्स्ट, क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर क्या होता है, हमारी जो तीनों एजेस होती है वो बराबर होती है, एंगल्स हमारे सभी 90 डिग्री के होते हैं। हम जो क्यूबिक हमारे पास में जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसे हम मेनली थ्री टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। प्रिमिटिव का जैसे कि आप बताई है कि प्रिमिटिव के अंदर एटम्स कहाँ होते हैं, हर एक कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और क्यूबिक के अंदर क्या होता है, हमारी जो साइड होती है ए बी सी ये तीनों बराबर होती है, और जो एंगल होते हैं ये वाला एंगल दिस, और जो नीचे बेस का एंगल है, ये तीनों एंगल किसके होते हैं, 90 डिग्री के। क्यूबिक बॉडी सेंटर। क्यूबिक बॉडी सेंटर में क्या होता है, जस्ट हमारे पास में एक सेंटर के अंदर एक मॉलिक्यूल आ जाता है क्यूब के सेंटर के अंदर। क्यूबिक फेस सेंटर। क्यूबिक फेस सेंटर के अंदर क्या होता है, हमारा जो क्यूबिक होता है इसके अंदर हर एक फेस के सेंटर के अंदर हम एक एटम को प्लेस करते हैं। सेकंड है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्या होता है, हमारी दो साइड बराबर होती है और तीसरी साइड बराबर नहीं होती, ए इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। और हमारे जो तीनों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। टेट्रागोनल मेनली टू टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। प्रिमिटिव के अंदर एटम्स कॉर्नर के अंदर होते हैं, हमारी जो साइड होती है ए और बी ये हमारे से बराबर होती है, और जो सी होती है वो अलग होती है। हमारे जो एंगल होते हैं तीनों वो 90 डिग्री के होते हैं, कि ये एंगल भी 90 का होगा, ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर बाकी सब सेम है, बस क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ये टेट्रागोनस के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक एटम और आ जाएगा। थर्ड क्या है, ऑर्थोरोबिक, जिसके अंदर हमारी तीनों साइड बराबर
नहीं होती। ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। बट जो हमारे तीनों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ऑर्थोरोबिक यूनिट सेल तीन टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव ऑर्थोरोबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव के अंदर एटम सारे कॉर्नर्स के अंदर होंगे, बट इसके अंदर हमारी जो साइड है, ये हमारी ए साइड है, ये अलग होगी बी से और अलग होगी सी से। पर जो हमारा एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री का होगा इन द ऑल केसेस। एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोबिक में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एटम है वो एक एक जो हमारे एंड फेज होते हैं टॉप और बॉटम, उसके सेंटर में हमारा एक एक एटम आ जाएगा। बॉडी सेंटर में क्या हो जाएगा, पूरा जो हमारा यूनिट सेल है इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर एक एटम आ जाएगा। इन द सेम केस फेस सेंटर्ड में क्या हो जाएगा, हमारे जो 6 फेस है उन 6 के 6 फेसेस के सेंटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एक एटम आ जाएगा सभी फेसेस के बीच में। फोर्थ ट्रायगोनल या फिर हम इसको रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं। इसके अंदर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों साइड बराबर होती है, पर जो हमारे तीनों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। हमारे जो तीनों साइड्स है वो बराबर है एक दूसरे के, बट जो हमारी तीनों एंगल है वो क्या है, सभी अलग अलग है। ये हमारे पास में टू टाइप होते हैं, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। प्रिमिटिव के अंदर सभी 8 कॉर्नर्स के ऊपर हमारे पास में एटम आ जाएगा, और बॉडी सेंटर के अंदर हमारे पास जो यूनिट सेल है उसके सेंटर में एक एटम आ जाएगा। नेक्स्ट है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। हमारे पास में दो साइड क्या होगी, बराबर होगी। ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ये सभी साइड हमारी बराबर है बट जो सी के बराबर नहीं है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा इक्वल टू 120। मतलब हमारे जो दो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे और एक एंगल 120 डिग्री का होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला एंगल क्या है, 120 डिग्री का है, और यहीं पर ही ये एंगल 90 का है और ये एंगल भी हमारा 90 का है। 6 मोनोक्लिनिक। ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसमें हमारी तीनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होती। अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री नॉट इक्वल टू बीटा। मतलब कि हमारे जो दो एंगल है जो हमारे 90 डिग्री के होंगे बट वो किसके बराबर नहीं होंगे, बीटा के बराबर नहीं होंगे। मोनोक्लिनिक सिर्फ हमारा प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब कि हमारे पास में जो 8 एटम सब सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर होंगे। हमारे जो ए बी सी लेंथ है वो तीनों हमारी अलग अलग है, बट जो हमारा एंगल है, हमारे जो दो एंगल है वो 90 डिग्री के, और जो बीटा है वो 90 डिग्री का नहीं है। 7 ट्राइक्लिनिक। ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसमें हमारी तीनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक हमारा ए टाइप का होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब कि हमारे जो एटम्स है सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर हमारी तीनों साइड अनइक्वल होगी, और साथ में जो हमारे तीनों एंगल होंगे वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे, और साथ में 90 डिग्री भी नहीं होंगे। ये हमारे पास में टेबल है क्रिस्टल सिस्टम की विद देयर रिलेशन बिटवीन एजेस एंड एंगल। सबसे पहले क्यूबिक आता है, फिर टेट्रागोनल, फिर ऑर्थोरोम्बिक, ट्रायगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। इसको याद करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला क्या है, कैट्स टेक ऑरेंज टॉयज हैविंग मिल्क टू, और दूसरा क्या है, कूल टीचर ऑर्गेनाइज ट्रिकी होमवर्क मोस्ट टाइम्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। अभी हम यूनिट सेल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, एटम प्रेजेंट, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, कि हमारा जो एक यूनिट सेल है उसके अंदर हमारे पास में कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसको हम इफेक्टिव एटम्स कहेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, कि अगर हमारा कोई एक एटम है उससे कितने एटम्स मिल रहे हैं या फिर उससे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। थर्ड क्या है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, इसके अंदर हम रिलेशन बताते हैं हमारे जो क्यूब की साइड होती है उसका रिलेशन जो हमारा एटम है उसकी रेडियस के साथ। फोर्थ, पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कि हमारा कितना वॉल्यूम यूनिट सेल का जो हमारे एटम है वो कवर कर रहे हैं। इन द सेम सेंस अगला क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। अभी हमने यहाँ पे ये इसका फैक्टर निकाला था, इस हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि हमारा कितना परसेंट जो वॉल्यूम है वो एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अभी हम तीनों टाइप के यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे।
फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक क्या होता है, हमारे पास में एटम होते हैं जो कॉर्नर्स पे प्लेस होते हैं। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, एटम प्रेजेंट। एटम प्रेजेंट हम कैसे निकालते हैं, लेट अस सपोज हमारा जो ये यूनिट सेल है, अगर हमारे कोई बॉक्स है, कार्डबोर्ड बॉक्स है, उससे कॉर्नर पे हमारा कोई एटम प्लेस होगा, तो आप ये देख सकते हो कि जो हमारा एटम होगा उसका सिर्फ 1/8 पार्ट हमारे उस बॉक्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में एक एटम कितना पार्ट आ रहा है बॉक्स के अंदर, 1/8, और हमारे एटम कितने हैं, 8 एटम है, तो हम इंटू 8 कर देंगे। तो हमारा सिंबल क्यूबिक के अंदर हमारे जो एटम प्रेजेंट कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि हमारा जो एक एलिमेंट है उससे कितने हमारे जो एटम है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हम अगर मल्टीपल यूनिट सेल को आपस में अरेंज करेंगे तो आप ये नोटिस कर पाएंगे कि जो हमारा जो ये वाला एटम होगा ये किस किस एटम से इंटरसेक्ट करेगा, इस एटम से, इस एटम से, एक एटम जो यहाँ पे यूनिट सेल आएगा उसके एटम से, एक साइड वाले यूनिट सेल के एटम से। 4 एटम ये हो गए, एक नीचे वाला एटम हो जाएगा, और ऐसे जो एक ऊपर यूनिट सेल आएगा उसके ऊपर वाले एटम से ये इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या था, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। हमारा जो क्यूब है उसमें हमारे पास में सिर्फ कॉर्नर्स में एटम है, हमारी जो एज है किसके बराबर है, 2r की हमारी एज बराबर है। फोर्थ पॉइंट क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमारा इफेक्टिव एटम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, और हमारे एटम कितने थे, 1। इसको डिवाइड कर देंगे क्यूब के वॉल्यूम के साथ, और हमारा जो ए है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r को हम पुट कर देंगे, जिसको हम फर्दर सोल्व करके हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.524। फिफ्थ पॉइंट क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, पैकिंग फैक्टर इंटू 100। तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 52.4%। मतलब कि हमारा जो क्यूब है उसके 52.4 सेंटीमीटर जो वॉल्यूम है वो हमारे एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। नेक्स्ट क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, हमारे पास में जो एटम होता है कॉर्नर से प्रेजेंट होता है, और जो हमारा एक एटम होता है वो हमारे बिल्कुल क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो हमारे यहाँ पे एटम प्रेजेंट कितने हो जाएंगे कॉर्नर्स के अंदर, तो 1 डिवाइड बाय में 8, और टोटल कितने हैं, 8 है, तो इंटू 8। तो इससे हमारा एटम क्या बन जाएगा, 8, एक एटम बन जाएगा। और हमारा जो एक एटम है वो सेंटर के अंदर है, तो सेंटर के जो एटम है वो पूरा ही हमारा क्यूबॉइड के अंदर आएगा, तो हम उसको पूरा ही ऐड कर लेंगे। तो हमारे एटम प्रेजेंट कितने हो जाएंगे, 2। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि हमारा जो एक एटम है वो कितने एटम के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे हमारा जो सेंटर एटम है ये हमारा ऊपर के 4 एलिमेंट और नीचे के 4 एलिमेंट के साथ इंटरसेक्ट करेगा, तो हमारा कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा, 4 + 4 8। थर्ड थर्ड हमारा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारे कॉर्नर के अंदर एटम है और हमारा सेंटर के अंदर एटम है, तो हमारा जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, इट मीन्स हमने सबसे पहले यहाँ से इसका डायगोनल निकाला और फिर हमने इसका ए को डायगोनल निकाला, तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3a। और हमारे इस पाथ के अंदर हमारे कितने एटम, कितनी रेडियस आ रही है, एक पूरा एटम है, तो उसकी रेडियस 2r हो जाएगी, ऊपर वाले की r रेडियस, नीचे वाले की r रेडियस, टोटल रेडियस कितनी, 4r। और यहीं से मान हमने a की वैल्यू निकाल ली, 4r डिवाइड बाय में √3। फोर्थ पॉइंट, पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर जैसे कि आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमारे कितने एटम प्रेजेंट है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। अभी इसमें हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4r बाय में √3। हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा पैकिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 0.68। ऐसे हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग फैक्टर इंटू 100, जो कि हमारा क्या है, 68%। इट मीन हमारा जो क्यूब का 68% वॉल्यूम है वो हमारा एटम से ऑक्यूपाई कर रखा है। थर्ड क्या है, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या है कि हमारे जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, और साथ में ही जो हमारे फेसेस होंगे उन फेसेस पर भी हर एक फेस पे हमारा एक एक एटम प्रेजेंट होगा। तो हमारे टोटल कितने एटम प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे है तो 1/8 इंटू 8, प्लस में हमारा कोई एक फेस पे एटम प्रेजेंट, कोई हमारे के वॉल पे एक एटम प्रेजेंट है तो हाफ वॉल के अंदर आएगा, तो हमारे एक फेस पे कितना आएगा, हाफ आ जाएगा। टोटल फेस कितने हैं, 6, तो इसमें हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, तो 1 + 3 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि हमारा जो एक एटम है वो कितने एटम्स के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट अस सपोज कि हमारा जो ये फेस सेंटर्ड एटम है, हम यहाँ पे मल्टीपल यूनिट सेल को ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास ये 1 2
तीन चार, चार इन एटम से इंटरसेक्ट करेगा। चार जो इस साइड जो हमारे पास में यूनिट सेल आएगा उसकी चार एटम से इंटरसेक्ट करेगा। चार चार आठ हो गए। और साथ जो एटम है, तो एक एटम जो हमारा यहाँ पे टॉप में आएगा उसके साथ इंटरसेक्ट करेगा, टॉप बॉटम साइड साइड, तो टोटल हमारे पास कितने एटम हो जाएंगे, 12 एटम। थर्ड पॉइंट क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर। हमारे पास में फेस सेंटर्ड है, तो जो हमारा एक फेस है उसमें हमारे पास में एक सेंटर में एटम है, हमारे पास में साइड में यहाँ पे एटम है उसके अंदर। तो अगर हम डायनल को कैलकुलेट करें, डायनल हमारी क्या होती है, √2a आ जाएगी, और हमारे इसके अंदर रेडियस कितनी आ जाएगी सेंटर की, 2r, इसकी r, और ये r, टोटल कितना हो जाएगा 4r। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4r डिवाइड बाय में √2, जिसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2r। पैकिंग फैक्टर वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो हमारा एटम 4 थे। अब इसमें हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2r। फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पैकिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 0.74। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग फैक्टर इंटू 100, तो हमारी क्या आएगी 74%। इट मीन फेस स्टैंडर्ड के अंदर हमारा जो एटम है वो 74% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं यूनिट सेल का। ये मेन पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी, कि हमारे पास में कौन से टाइप की पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम है और कौन सा हमारा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो हमें इन तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी याद होनी चाहिए। सबसे कम किसकी है, सिंपल क्यूबिक की, कितनी है 52.4। उससे ज़्यादा किसकी है, बॉडी सेंटर्ड सेल की है, कितनी है 68%। उससे ज़्यादा किसकी है, फेस सेंटर्ड सेल, कितनी है 74%। मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन। मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन होता क्या है, इट इज़ अ नोटेशन सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ प्लेन इनसाइड द लैटिस यूजिंग 3 सेट ऑफ इंटीजर। ये हमारा एक वे है जो हम यूज़ करते हैं कोई भी लैटिस या फिर यूनिट सेल के अंदर प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए, कि हमारा प्लेन कैसे और कहाँ प्लेस है, किस टाइप का प्लेन है। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम 3 इंटीजर यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमें 3 इंटीजर लेने पड़ेंगे, पी क्यू आर ऑन द एक्सिस एक्स वाई जेड। उसके बाद हम उनका रेसिप्रोकल कर देंगे उन इंटरसेप्ट का। थर्ड पॉइंट क्या है, हम फ्रैक्शन को हटा के उसको स्मॉलेस्ट इंटीजर के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। एंड देन जो हमारी जो वैल्यू आएगी एच की एल, वो हमारी क्या होगी, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन। हमारा जो मिलर इंडिसेस होता है उसको हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, एच के एंड एल। जबकि हम ग्रुप ऑफ इंडिसेस प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लेन कट्स अ प्लेन एट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। हमें यहाँ पे x y z की वैल्यू ली है, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इन सबका रेसिप्रोकल करेंगे। हमारे क्या बन जाएगा 1/1, 1/2, 1/3। अभी हमें क्या करना है, इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर के अंदर हम इसको कन्वर्ट करना है। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, हम इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे, जो कि हमारे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। हम इन सबको से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 1 कोमा में 6 इंटू 1/2 कोमा में 6 इंटू 1/3। हमारे पास में स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या आ जाएंगे 6, 3 एंड 2। इनको हम एच के एल की वैल्यू से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये हमारे क्या हो जाएगा, मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन हो जाएंगे। और इनको हम स्मॉल ब्रैकेट से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। मिलर इंडिसेस में हम माइनस से को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा जीरो होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, हमारा पैरेलल होता है, कि हमारा जो प्लेन है वो क्या होगा, पैरेलल होगा उस एक्सिस के। अभी हम इसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्या है 1 0 0, बल्कि हमारा जो एक्स पे हमारा इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है, 1 पे कर रहा है। हमारा जो वाई और जेड पे क्या है 0 है। इट मीन्स वाई और जेड के हमारा जो प्लेन होगा वो पैरेलल होगा। तो हमारे जेड के पैरेलल प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन हमारे, ये चारों प्लेन हमारे जेड के पैरेलल है। और जो हमारा वाई के पैरेलल प्लेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो हमारे एक्स इक्वल टू 1 पे हमारा वैल्यू पॉइंट प्लेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन द सेम केस हमारा सेकंड क्या है, एक्स की इंटरसेप्ट कहाँ हो रही है 0 पे, वाई की 1 पे एंड जेड की 0 पे। मतलब क्यों, वाई की तरफ हम 1 पे चले जाएंगे, तो हमारा प्लेन कौन सा हो जाएगा, और साथ ही हमारा एक्स पैरेलल होना चाहिए, और हमारा जो जेड है, हमारा जेड भी पैरेलल होना चाहिए। तो हमारा प्लेन कौन सा हो जाएगा, ये वाला प्लेन हो जाएगा।
इन द सेम वे अगला क्या है, एक्स पे 0 है, वाई पे 0 एंड जेड पे 1। हम जेड पे 1 स्टेप पे चल जाएंगे। एक्स के हमें पैरेलल प्लेन चाहिए, वाई के हमें पैरेलल प्लेन चाहिए, तो हमारा ये प्लेन हो जाएगा। फोर्थ क्या है हमारा 1 1 0, एक्स पे 1 है, वाई पे 1 है एंड जेड पे 0 है। तो हमारे एक्स पे 1 की वैल्यू ये हो जाएगी, वाई पे हमारा 1 यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा जो जेड के हमारा प्लेन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो इसमें हमारा प्लेन कौन सा हो जाएगा, हमारा ये वाला प्लेन होगा, इसमें डायगोनल प्लेन जो हमारे बॉडी के डायगोनल प्लेन है। फिफ्थ क्या है 1 0 1, एक्स पे 1 है, वाई पे 0 है एंड जेड पे 1 है। एक्स पे 1, जेड पे 1 और वाई के हमारे क्या है, पैरेलल है, तो हमारे वाई के पैरेलल, वाई के पैरेलल, तो हमारा प्लेन क्या बन जाएगा, हमारा ये वाला प्लेन बन जाएगा बॉडी के डायगोनल। नेक्स्ट हमारा क्या है 0 1 1, एक्स पे 0, वाई पे 1, जेड पे 1, तो हम यहाँ पे वाई पे 1 करेंगे, जेड पे 1 करेंगे और हमारा एक्स के पैरेलल कर देंगे, तो हमारा प्लेन ये वाला आ जाएगा। अभी आपने ऊपर एक चीज़ नोटिस की होगी, जहाँ पे हमारा नोटेशन के अंदर 001 था कहीं पर भी, जिसके अंदर हमारे कोई भी प्लेस, जिसमें हमारे कोई भी दो प्लेस पे 0 आ रहा है और सिंगल 1 आ रहा है, वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा जो सेल है उसका हमारा वो फेस रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहाँ पर भी हमारे 2 1 है और एक 0 है, चाहे कोई भी पोजीशन हो, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, बॉडी डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेवंथ हमारा क्या है 1 1 1, एक्स पे 1, वाई पे 1, जेड पे 1। इस कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, जेड पे 1, एक्स पे 1, वाई पे 1, तो हमारा प्लेन क्या बन जाएगा, हमारा ये वाला प्लेन इसका बन जाएगा, ये वाला प्लेन। नेक्स्ट एट्थ क्या है हमारा 3 1 2, एक्स की वैल्यू, एक्स पे इंटरसेप्ट कहाँ कर रहा है 3 पे, वाई पे 1 पे और जेड पे 2 पे। जब भी हमारी कोई भी वैल्यू 1 से ग्रेटर आ जाए तो हमें वहाँ पे मिलर इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारा रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/3 1 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट इंटीजर कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और हम इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आंसर क्या जाएगा 2 6 एंड 3। ये हमारा क्या है, ये मिलर इंडेक्स ऑफ प्लेन है। अभी हमें इसके अंदर हमें प्लेन को ड्रॉ करना है। हमारी एक्स का इंटरसेप्ट क्या है 1/3। हमारा हम क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन को हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके एक पॉइंट हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 1/3 पार्ट पे। नेक्स्ट क्या हमारी वाई, वाई की वैल्यू क्या हमारी 1, वाई की वैल्यू 1 कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। जेड की वैल्यू क्या है 1/2, हम क्या करेंगे जेड को यहाँ पे हाफ पे डिवाइड करके वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा ये प्लेन क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला प्लेन हो जाएगा। अभी आप सोचेंगे हम यहाँ पे इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू क्यों लिए है, क्योंकि हमारा जो यूनिट सेल है वो हमारा एक यूनिट का होता है। अगर हम इसके अंदर 3 1 2 रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे तो हमें उसके लिए हमें बहुत बड़ा यूनिट सेल बनाना पड़ जाएगा, बट हमें इसके अंदर रिप्रेजेंट करना है कि हमारा प्लेन कैसा होगा, इसलिए हम उसको 1/1 की यूनिट सेल के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाइन्थ है ए बार कोमा 0 कोमा 1, एक्स की वैल्यू क्या है -1, वाई पर 0, जेड पर 0। एक्स की वैल्यू -1 है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 0 है तो आगे तरफ क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पीछे की तरफ क्या होगा, हमारे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी, तो हमारी यूनिट सेल को पीछे की तरफ प्लेस कर देंगे। हमारे एक्स पे वैल्यू क्या है 1 है, वाई पे हमारे क्या है 0, मतलब कि वाई के परपेंडिकुलर, जेड पे क्या है 0, जेड के परपेंडिकुलर, तो हमारा ये वाला प्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन। इट इज सेम एज मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन, डिफरेंस इज दैट इट रिप्रेजेंट पॉइंट इनसाइड द लैटिस यूजिंग 3D वेक्टर। ये हमारा बिल्कुल मिरर इंडिसेस ऑफ प्लेन की तरह है, बस फर्क क्या है, ये हमारे पास में 3 वेक्टर यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ करके हम लैटिस या फिर यूनिट सेल के अंदर हम पॉइंट या फिर कोई डायरेक्शन को हम शो करते हैं।
फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले हम वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर हम उसको स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे और उनको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, यू वी डब्ल्यू से, और हम जो मिलर इंडिस ऑफ डायरेक्शन है उसको हम बिग ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। हम तीनों वेक्टर को हेड टू टेल कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। बिग ब्रैकेट हमारा क्या रिप्रेजेंट करती है, इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन, हमारे पास में एक इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जबकि हमारे पास में जो ये वाली ब्रैकेट है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, फैमिली ऑफ डायरेक्शन, अ ग्रुप ऑफ इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हमारे पास में ब्रैकेट 100 ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हमारे पास में फैमिली ऑफ मिलर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स हमारे पास में ये क्यूब एज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके अंदर हमारे सारे केस इंक्लूड होंगे 100 010 001 एंड सो ऑन, ये सारे केसेस इसके अंदर इंक्लूडेड है। इन द सेम केस ट्रिपल हमारा क्या रिप्रेजेंट करती है, बॉडी डायने को रिप्रेजेंट करती है, और जब भी हमारे कोई भी दो प्लेस पे 1 हो और एक 0 हो तो वो हमारा फेस डायने को रिप्रेजेंट करेगा। बार का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, सेम एज इंडिसेस ऑफ प्लेन। फॉर एग्जाम्पल हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं 1 2 एंड 3, 1 वेक्टर प्लस में 2 वेक्टर p प्लस में 3 वेक्टर c। ए बी सी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स वाई जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनको स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे 1a प्लस में 1/2b प्लस में 1/3c। हम इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या जाएगा 6 को हम इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर कन्वर्ट हो क्या आ जाएगा, 6 वेक्टर a प्लस में 3 वेक्टर b प्लस में 2 वेक्टर c। अब हम इसको इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तुम्हारी पहली वैल्यू क्या थी 1, तो हम a की साइड में हम क्या जाएंगे 1 तक हम चले जाएंगे। हमारे वेक्टर कौन सा आ गया 1a। नेक्स्ट हमारा क्या है 1/2b, हम क्या करते हैं हेड टू टेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमें क्या करना है, b की साइड मतलब y की साइड में क्या जाना है, हाफ जाना है, तो हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे 1/2b वेक्टर। नेक्स्ट क्या है 1/3c, हमें क्या करना है z की डायरेक्शन में जाना है 1/3, तो हमारी पूरी लेंथ है, हम इसको एक पार्ट तक डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ये वैल्यू क्या जाएगी 1/3c। तो फिर हमारा जो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इस वेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा वेक्टर क्या बन जाएगा 1 2 3। अभी इसमें आपको देखने लग रहा होगा कि जो हमारा जो पॉइंट है ये हमारा y एक्सिस पे है, बट जो हमारा ये लाइन है ये हमारे z एक्सिस के पैरेलल है। इट मीन्स ये हमारी जो फर्स्ट फेस है इसके अंदर है, इस वाले फेस के अंदर हमारा ये पॉइंट है, ना कि इस फेस के अंदर, पीछे वाले फेस के अंदर। ये हमारा आगे वाले फेस के अंदर ये पॉइंट है। सेकंड क्या है हमारा 1 0 0, एक्स पे 1 है, वाई पे 0, जेड पे 0। जैसे कि हमने पढ़ा था अगर हमारे कोई भी दो हमारे जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी तो जो हमारी डायरेक्शन है वो हमारी क्यूब की एज को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमें क्या करना है, एक्स से हमें सिर्फ हमें 0 से हमें एक्स की तरफ जाना है 1 पॉइंट तक 1 a, तो हम यहाँ पे पहुँच गए। तो हमारी कहाँ रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे एज पे रिप्रेजेंट कर रही है। थर्ड क्या हमारा 1 1 0, एक्स पर 1, वाई पे 1 एंड जेड पे 0। जब भी हमारे कोई भी दो वैल्यू 1 हो और एक वैल्यू 0 हो तो हमारे क्या जाते हैं फेस डायगोनल पे, जैसे कि आप खुद निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम 0 से हम एक्स की तरफ गए 1 तक, तो हमारे वेक्टर क्या हो जाएगा a बार हो जाएगा 1a बार, और नेक्स्ट क्या हमारा हमें y की तरफ जाना है 1 स्टेप, तो हम y की तरफ 1 स्टेप जाएंगे, ये हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा 1b बार। हम इसका ओवरऑल वेक्टर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा जो कि हमारा क्या है फेस डायगोनल है, इसको हम 1 1 0 भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्या हमारा 1 1 क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 से एक्स की तरफ जाएंगे, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे 1a बार। फिर हमें क्या करना है y के भी हमें 1 पे जाना है तो हम y से 1 पे जाएंगे, इसमें देंगे 1b वेक्टर। और हमें फिर क्या करना है, हमें z में भी जाना है
1, तो हम z में भी 1 चले जाएंगे, इसको हम रिप्रेजेंट देंगे 1 सी वेक्टर। अभी हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है, बॉडी का डायगोनल है, क्योंकि हमारा जो पिछले फेस का कॉर्नर है ये हमारे अगले फेस के अपोजिट कॉर्नर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा क्या है, बॉडी डायगोनल है। फिफ्थ 1 बार 0 1, 1 बार का मतलब क्या है, हमारा जो ए वेक्टर है वो -1 जाएगा, z y की वैल्यू 0 है एंड z की वैल्यू 1 है, तो हम क्या करेंगे, z से पीछे तरफ जाएंगे तो हमारे यहाँ पे क्या है, -x है, तो हम सबसे पहले -1 जाएंगे, इसको हम लिख देंगे 1 -1 ए वेक्टर। उसके बाद हमें y की तरफ जाना नहीं है, नेक्स्ट क्या हमारे पास में z की तरफ हमें 1 यूनिट जाना है, तो हम z की तरफ हम 1 यूनिट जाएंगे, तो ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 1 सी वेक्टर। ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा, 0 से हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा ओवरऑल हमारी डायरेक्शन आ चुकी है, इसको हम 1 बार 0 1 लिखेंगे। बॉन्डिंग इन सॉलिड, मेनली सॉलिड्स के अंदर हमारी 4 टाइप की बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड किसके कारण होता है, ट्रांसफर ऑफ आयन के कारण हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल NaCl, Na पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, जबकि हमारे पास Cl होता है उसमें हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो जो हमारे पास में Na है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है Cl को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटिल, जो सॉलिड आयनिक बॉन्ड से बनते हैं वो हार्ड होते हैं बट ब्रिटिल होते हैं, ब्रिटिल मतलब कि वो आसानी से टूट जाते हैं। थर्ड, इंसुलेटर इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, जब कोई पोलर सॉल्वेंट के अंदर हम उनको ऐड करते हैं उस टाइम पर वो एज अ इंसुलेटर एक्ट करते हैं जैसे कि वाटर, जबकि वो एज अ कंडक्टर एक्ट करते हैं जब उसको कोई भी हम मोल्टन स्टेट के अंदर या फिर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम ऐड करते हैं। आयनिक सॉलिड का हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकेंड टाइप का बॉन्ड क्या होता है हमारा, कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम नेटवर्क बॉन्ड भी कहते हैं, ये हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में H एंड H, हमारे पास में हाइड्रोजन का एक बॉन्ड होता है और इस हाइड्रोजन का हमारा एक बॉन्ड है, तो फिर इन दोनों को आपस में बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो फिर दोनों H क्या करते हैं, जो ये वाला H है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और साथ में ये वाला H इन दोनों को शेयर करेगा, ये आपस में शेयरिंग करेंगे। हार्ड एक्सेप्ट ग्रेफाइट, जिन सॉलिड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होते हैं वो हार्ड होते हैं सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के। इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, सारे सॉलिड इंसुलेटर होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर, ये हमारा एक एक्सेप्शन है। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड के जो सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, फॉर एग्जांपल H2 एंड Cl2। थर्ड क्या है, मेटलिक बॉन्ड, CO फ्री इलेक्ट्रॉन डैट मूव फ्रीली, जो हमारे पास सॉलिड होते हैं जो मेटलिक बॉन्ड से बनते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई कंडक्टिविटी होगी। हार्ड बट मैलेबल एंड डक्टाइल, वो हार्ड होते हैं बट वो मैलेबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। मैलेबल मतलब क्या होता है कि हम उनको हैमर से थिन करके हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल का मतलब क्या है, हम उसको खींच के एक वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। फोर्थ, मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड किस कारण होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स के कारण होते हैं, जो कि हमारी सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है। बेसिकली हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर बॉन्डिंग हमारे पास में किस टाइप बॉन्डिंग यूज होती है, लंडन फोर्स यूज होता है। ये हमारे पास में सॉफ्ट होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, फॉर एग्जांपल CO2 एंड CCl4। एज अ सेम पोलर, पोलर के हमारे पास में अट्रैक्शन किसके कारण होता है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन के कारण उसके अंदर अट्रैक्शन होता है। इनका भी नेचर सॉफ्ट होता है, इनकी कंडक्टिविटी, ये इंसुलेटर होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, फॉर एग्जांपल HCl एंड SO4। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर मेन पास में रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण उसके अंदर फोर्स क्रिएट होती है, ये हार्ड होते हैं और साथ में इंसुलेटर होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, फॉर एग्जांपल H2O, वो भी सॉलिड फॉर्म के, फॉर एग्जांपल आइस।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ओरिजिन ऑफ बैंड्स इन सॉलिड, की सॉलिड्स के अंदर हमारे पास में बैंड बनते कैसे हैं। इन एटम इलेक्ट्रॉन्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इन सॉलिड मिलियंस ऑफ एटम वेरी क्लोज, उसके कारण क्या होता है, देयर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप्स। जो सॉलिड होते हैं वो हमारा एक एटम से बना तो होता नहीं है, उसमें छोटे छोटे मिलियंस ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो हमारी एटम्स की ऑर्बिटल है वो एक दूसरे से ओवरलैप कर जाती है। जब हमारी उनकी जो ऑर्बिट ओवरलैप करती है उसके कारण एनर्जी लेवल बन जाती है, जिनको हम एनर्जी बैंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 14, हमने इसको इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन में लिख लिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। आप ये देख पा रहे हैं हमारी जो शेल है, पहली शेल 1s2 वो कंप्लीट है 2 इलेक्ट्रॉन साथ। दूसरी जो लेयर होती है वो उसमें हमारे 8 होने चाहिए, तो 6 और 2 8, दूसरी लेयर भी हमारी कंप्लीट है। और जो हमारी थर्ड लेयर है उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो हमारी इनकम्प्लीट है। तो जो शेल हमारी कंप्लीट है उसको हम कंडक्शन शेल कहेंगे, और जिस शेल के अंदर उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम वैलेंस शेल कहेंगे। एनर्जी बैंड मेनली हमारे दो टाइप के होते हैं, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है, लोअर रेंज वेयर इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली, जिसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम होते हैं बट वो फ्रीली मूव कर सकती हैं। वैलेंस बैंड क्या होता है, हाईएस्ट रेंज फिल्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर हमारे पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी वैलेंस, जो हमारे पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। फॉरबिडन गैप, जिसको हम बैंड गैप भी कहते हैं या फिर एनर्जी गैप भी कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, कि हमारा इन दोनों बैंड के बीच में कितना गैप है उसको हम एनर्जी गैप या फिर हम फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। मेनली हमारा जो डायग्राम है हमारे पास में एनर्जी को शो करता है, नीचे हमारा वैलेंस बैंड होता है, ऊपर हमारा कंडक्टिव बैंड होता है। हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास में वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे कंडक्शन बैंड की तरफ जंप करते हैं जैसे उनको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। इन सब में डिफरेंस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैंड्स। मेटल्स को हम कंडक्टर भी कह सकते हैं। मेटल्स के अंदर हमारे क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड होता है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हमारा जो कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड होता है इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है, जिसके कारण जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली ऊपर जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा सेमी कंडक्टर की हमारी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। जबकि इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, जो हमारा एनर्जी गैप होता है वो हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊपर जंप नहीं कर पाते। सेकंड क्या है, बैंड गैप। हमारा जो मेटल होता है उसके अंदर हमारा जीरो बैंड गैप होता है, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर हमारा बैंड गैप स्मॉल होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। और जो हमारा इंसुलेटर होता है उसके अंदर हमारा बैंड गैप लार्ज होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे जो इलेक्ट्रॉन जंप करना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इट मीन्स जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और जो हमारा इंसुलेटर होता है उसके अंदर बहुत कम या फिर हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता। मेटल की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, सेमीकंडक्टर की मॉडरेट होती है बट इंक्रीज करते हैं विद टेम्परेचर, और जो इंसुलेटर होता है उसकी बहुत कम होती है। मेटल की एग्जांपल क्या है, कॉपर, आयरन। सिलिकॉन की एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन, गैलियम। और हमारे पास में इंसुलेटर एग्जांपल क्या है, डायमंड और ग्लास। एक्सरे। एक्सरे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसकी वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक होती है। एक्सरे हमारी इनविजिबल होती है। और एक्सरे हमारी प्रोड्यूस कैसे होती है, प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर मे स्ट्राइक टू मेटल टारगेट दैन एक्सरे प्रोड्यूस्ड। जब हमारे हाई स्पीड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोई मेटल की शीट के जब वो भिड़ते हैं उस टाइम पे हमारी एक्सरे प्रोड्यूस होती है। अभी हम देखते हैं कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास में ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर हमारे पास में वैक्यूम होता है। एक तरफ हमारा एनोड होता है जिसको हम मेटल टारगेट भी कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारा क्या होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। और जो हमारे एनोड और कैथोड होते हैं वो हाई वोल्टेज से अटैच्ड होते हैं।
जैसे ही इन दोनों के अंदर हाई वोल्टेज पास होती है, हीट के कारण टंगस्टन गर्म होता है और उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, और ड्यू टू द हाई वोल्टेज वो बहुत हाई स्पीड से एक्सेलरेट होता है। जैसे ही वो मेटल टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करता है, उस टाइम हमारी एक्सरे प्रोड्यूस होती है। Most of the energy of electron, about 98%, is converted to heat. Only 1% or 2% kinetic energy of electron is used to produce the X-ray. जो हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो 98% एनर्जी की तो हीट बन जाती है उस प्रोसेस के अंदर, और जो हमारी 1 से 2% की एनर्जी होती है वो उसके कारण हमारी एक्सरे प्रोड्यूस होती है। अभी जो हमारा टारगेट मेटल होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, मतलब कि हम टारगेट मेटल को सेट कैसे करेंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट टू स्टैंड विद द हाई टेम्परेचर, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि वो हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सके, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होगा तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। हाई थर्मल कंडक्टिविटी टू रिमूव द प्रोड्यूस्ड हीट, जैसे फिलामेंट गर्म होगा तो हमारा जो मेटल है वो भी गर्म होगा, तो उसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए कि वो इजीली कूल हो जाए। थर्ड, हाई एटॉमिक नंबर एलिमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द हार्ड रेस, अगर हमें हार्ड एक्सरे बनानी है उसके लिए हमारे पास में हमें मेटल चाहिएगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, हाई हो। फॉर एग्जांपल टेंटेलियम, प्लैटिनम एंड टंगस्टन। ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन पावर हमारी एक्सरे दो टाइप की होती है, सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे की हमारी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक, और जो हमारी हार्ड एक्सरे होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है 0.01 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक। सॉफ्ट एक्सरेज के अंदर एनर्जी बहुत कम ट्रैवल करती है, जबकि जो हमारी हार्ड एक्सरे होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। सॉफ्ट एक्सरे हमारी लेस पेनिट्रेट करती है, कोई भी चीज़ के अंदर कम अंदर जा पाती है। जो हमारी हार्ड रेज है वो हमारी हाईली पेनिट्रेटिव होती है, मतलब कि वो बहुत चीज़ों में से आसानी से निकल जाती है। सॉफ्ट एक्सरे मेनली हमारी मेडिकल इमेजिनेशन में होती है, जैसे कि हम एक्सरे के अंदर बोन्स का एक्सरे लेते हैं उसके अंदर, इसको हम रेडियो फोटोग्राफी भी कहते हैं। और जबकि जो हमारी हार्ड एक्सरे है वो हमारी कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होती है, जिसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं, और साथ ही हमारी रिसर्च के अंदर भी यूज़ होती है। टाइप्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा, हमारा जो एक्सरे का स्पेक्ट्रा होता है वो दो टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूस एक्सरे एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कॉन्टिन्यूस एक्सरे को हम ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं और उसको वाइट एक्सरे भी कहते हैं। It is produced when high-speed electrons are suddenly deflected by strong electric field of nucleus in the target. जब हमारे फिलामेंट से हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन निकलता है उस टाइम पे टारगेट से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उसके कारण अगर उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाए या फिर वो उसके पास चेंज हो जाए, उससे क्या होता है, हमारी एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ये हमारा ग्राफ है इंटेंसिटी इनटू वेवलेंथ का, कि जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वेवलेंथ है वो कैसे एक्ट करती है। हमारी जो वेवलेंथ मिनिमम से हमारी जो इंटेंसिटी स्टार्ट होती है और उससे इंक्रीज होकर फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हमारी वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज होती रहती है। इट ओनली डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे पास में सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है। जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा उस टाइम पे हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट अ सर्टेन वेवलेंथ एंड देन डिक्रीजेज स्मूथली, कि हमारी इंटेंसिटी है वो एक पॉइंट तक एकदम मैक्सिमम तक जाएगी, उसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगी स्मूथली। जो हमारी मीनो फ्रिक्वेंसी जहाँ से हमारी वेवलेंथ स्टार्ट होती है उसको हम कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं या फिर हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कहते हैं। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एच सी अपॉन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस हमारा एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ई क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और वी क्या है हमारा एक्सीलरेटेड पोटेंशियल है, मतलब कि वोल्टेज है कि हमने कितनी वोल्टेज को प्रोवाइड कराई है। तो जो हमारी तीन वैल्यू है एच सी और ई, ये हमारी कांस्टेंट है। अगर हम इनकी वैल्यू पुट कर दे तो हमारा जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, 12.40 अपॉन में वी हो जाएगी। हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, ई वी के बराबर होती है। सेकेंड है करेक्टरिस्टिक एक्सरे। करेक्टरिस्टिक एक्सरे हमारी कैसे बनती है, प्रोड्यूस व्हेन द हाई इलेक्ट्रॉन नॉक आउट एन इनर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टारगेट एटम टू लोअर शेल। जब हमारा हाई स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से आ रहा होता है उस टाइम पे अगर वो एलिमेंट कोई इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करके वो कोई अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर की शेल में शिफ्ट कर दे, उस टाइम पे हमारे पास में एनर्जी रिलीज होती है, उससे हमारी एक्सरे प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एल से अगर हमारे पास में कोई के तक आया उसको हम के अल्फ़ा कहेंगे, अगर हमारा एम से के तक आया उसको हम के बीटा कहेंगे,
अगर हमारा एन से के तक है तो हम उसको के गामा कहेंगे। इन द सेम सेंस हमारे पास में ये बाकी और है। हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा हम कैसे निकालेंगे, एच सी डिवाइड बाई में एनर्जी एट के माइनस में एनर्जी एट एल, हम ऐसे करके हमारी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। जो हमारे पास में के अल्फा एंड के बीटा है और बाकी जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे किस पे डिपेंड करती है, हमारे टारगेट मेटल पे, इनकी वैल्यूज़ टारगेट मेटल पे डिपेंड करती है। हमारी जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, एच वी के। एच हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और वी क्या है, हमारी वेलोसिटी है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ हाईएस्ट शेल माइनस में एनर्जी ऑफ लोवेस्ट शेल से हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हमारी अल्फ़ा की एनर्जी कम है बीटा की एनर्जी से, तो हमारी जो वेवलेंथ होगी अल्फ़ा की वो ज़्यादा होगी बीटा की वेवलेंथ से, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ से। ये हमारा इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का। जब जब हमारी वेवलेंथ बीटा और अल्फ़ा पे आ रही है उस टाइम पे हमें एक स्पाइक देखने को मिल रही है। इस स्पाइक के एक्सरे को हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। बाकी जो हमारे पास में ये वाली एक्सरे इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस एक्सरे कहते हैं। जो हमारे स्पाइक है ये किस पे डिपेंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट मटेरियल पे डिपेंड करते हैं कि हमारा जो टारगेट मेटल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसलिए हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे भी कहते हैं। X-ray where intensity is very high and peak formed are called characteristic X-ray। X-ray में जहाँ पे हमारी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है और हमारी पीक बन रही है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। टॉपिक क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन, जिसको हम XRD भी कहते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन अ बीम ऑफ एक्सरे इज इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल द एटम्स इनसाइड द क्रिस्टल स्कैटर द रेस। जब हमारे पास में क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे फॉल करते हैं उस टाइम पे जो हमारी एक्सरे है वो बीम्स के अंदर डिफ्लेक्ट होती है अलग अलग रेस के अंदर। बिकॉज एटम्स आर अरेंज पीरियडिकली इन अ क्रिस्टल लैटिस द स्कैटरिंग हैपन ऑन अ सर्टेन एंगल। जो हमारा क्रिस्टल लैटिस होता है उसके अंदर एटम एक सर्टेन स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में होते हैं, जिसके कारण जो हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो एक सर्टेन एंगल पे, एक फिक्स एंगल पे होती है। जैसे कि आप इस पिक में देख पा रहे हैं हमारे पास में एक एक्सरे डिवाइस है, इससे एक्सरे बीम निकल रही है क्रिस्टल के ऊपर। उसके बाद जो ये हमारी एक्सरे की बीम है ये अलग अलग रेस के ऊपर डिफ्लेक्ट हो रही है एक फ्रेम के ऊपर। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे कि यूनिट सेल डायमेंशन, इंटरमोलिकुलर सेल। ये हमारा कब यूज़ होता है कि जब हमें चेक करना कि जो क्रिस्टल है वो हमारा किस चीज़ का है, उसमें क्या क्या पता लग सकते हैं कि जो हमारा यूनिट सेल है उसका साइज़ क्या है, या फिर जो हमारा उसके अंदर के एटम्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। अभी एक्सरे डिफ्रैक्शन जो हमारी रेस निकली थी जो एक पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट कर रही है उसको निकालने के लिए हम ब्रैग्स लॉ यूज़ करते हैं। डिटरमाइन द एंगल ऑफ द एक्सरे स्कैटरिंग फ्रॉम अ क्रिस्टल लैटिस, कि क्रिस्टल लैटिस से जो हमारे रेज निकल रहे हैं उनका क्या एंगल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक क्रिस्टल है प्लेन 1 एंड प्लेन 2, उसके दो प्लेन हैं। हमारी जो इंसिडेंस रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। और जैसे आपको पता है कि हमारा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट होता है, और ये हमारा डिस्टेंस है। तो इट मीन्स अगर हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसकी हाइपोटेन्यूज क्या है, डी है हमारी, और साइन थीटा है। तो यहाँ से हमारी ए बी की वैल्यू आ जाएगी और हमने यहाँ से सी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। हमारा इन दोनों का पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, रे 1 और रे 2 को हम ऐड कर देंगे, तो फिर हम पार्ट डिफरेंस को हम डेल्टा से नोट करते हैं। तो हमारा पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस में ए सी, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2d साइन थीटा। जो हमारी कंसेक्यूटिव इंटरफेरेंस होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटरफेरेंस क्या होते हैं कि जैसे हमारी एक रे है और दूसरी रे हमारी ये है, दोनों मिलके इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको इंक्रीज कर देगी, ये हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारा पार्ट डिफरेंस होता है किसके बराबर होता है, एन इंटू लैम्डा। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एन लैम्डा इक्वल्स टू में 2d साइन थीटा। ये हमारा ब्रैग्स लॉ है। इसके अंदर एन क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है एक्सरे की, डी क्या हमारा स्पेस है दो क्रिस्टल के प्लेन के बीच का, और थीटा क्या हमारा ब्रैग्स एंगल है। नेक्स्ट है ब्रैग कंडीशन। ब्रैग कंडीशन क्या होता है, ब्रैग लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है। ब्रैग लॉ हमारा क्या कहता है, एन लैम्डा इक्वल टू में 2d साइन थीटा। जैसे हमें बताया कि हमारी जो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है। इट मीन्स जो हमारा एन लैम्डा डिवाइड बाई में 2d है वो हमारा लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 1 के होगा। इट मीन्स हमारी जो इसकी वैल्यू है 1 से कम है 1 के बराबर होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर हम एन की वैल्यू 1 रखें तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा अपॉन में 2d लेस देन इक्वल टू 1।
अगर हमारी n की वैल्यू 1 है उसके लिए हमारी इसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारी जो लैम्डा की वैल्यू है वो लेस देन या फिर इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्टल प्लेन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, n इज लेस देन इक्वल टू में 2d अपॉन में लैम्डा। इट मीन्स जो हमारा n है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा से। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, हमारे डिवाइस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द एंगल एट विच मैक्सिमम एक्सरे इज इंसिडेंट एंड ऑल्सो टू वेरीफाई द ब्रैग्स लॉ। हमारा डिवाइस है जिससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि हमारी मैक्सिमम एक्सरे किस एंगल पे आ रही है, या फिर हम ब्रैग्स लॉ को भी उससे वेरीफाई करते हैं। इस टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम डायग्राम बनाते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर वर्किंग एंड द एंड उसकी एप्लीकेशंस। ये हमारा ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का डायग्राम है। इसके अंदर हमारे पास में एक तो एक्सरे ट्यूब होती है जो एक्सरे को प्रोड्यूस करती है। ये दोनों क्या हमारे पास में कोलिनेटर है। कोलिनेटर काम क्या होता है, जो हमारे पास में रेज आ रही है उनको पैरेलल कन्वर्ट कर देती है। हमारे पास में यहाँ पे टर्न टेबल है। टर्न टेबल में हम क्या करते हैं, क्रिस्टल को हम एक एंगल पे टर्न करते हैं। ये हमारे पास में आयनाइजर चैम्बर है। आयनाइजर चैम्बर में क्या होता है, जैसे हमारी एक्सरेज क्रिस्टल से इंसिडेंट करके हमारे आयोनाइजेशन चैम्बर में आएगी, उस टाइम पे क्या होगा, ड्यू टू द रेज हमारे जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर लगा होगा उसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन होगा रीडिंग के अंदर, जो कि हमारा करंट को मेजर करता है। हमारा जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा एक्सरे की इंटेंसिटी होगी। कंस्ट्रक्शन हम क्या लिखेंगे, जो कि हमने डायग्राम में डिस्कस किया था कि इसमें हमारे एक एक्सरे ट्यूब है जो कि हमारी एक्सरे को प्रोड्यूस करती है। कोऑर्डिनेटर है जो क्या करता है, एक्सरेज को पैरेलल कर देता है। और जो क्रिस्टल माउंट है एक टर्न टेबल के ऊपर, जिससे हम उसका एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। आयनाइजेशन चैम्बर है जो कि हमारा इंटेंसिटी को मेजर करता है। नेक्स्ट है वर्किंग, कि हमारा स्पेक्ट्रोमीटर वर्क कैसे करता है। अ नैरो बीम ऑफ एक्सरे फॉल ऑन द क्रिस्टल। The crystal is rotated until the condition 2d sin theta equals to में n lambda is satisfied. At some angle, deflector records some sharp peak called Bragg's peak. जब हमारी एक्सरे की बीम क्रिस्टल पे फॉल करती है तो उसको रोटेट करते हैं थीटा तक अकॉर्डिंग टू द ब्रैग्स लॉ। उस टाइम पे हमारे पास में कुछ पीक्स रिकॉर्ड होती है कि कौन से एंगल पे हमारी इंटेंसिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्राफ है, इसके अंदर हमारे पास में कुछ पीक्स आई है जो कि हम क्या बता रही है, एंगल बता रही है। जब हमारी एन की वैल्यू 1 होगी उस टाइम पे हमारा किस एंगल पे इंटेंसिटी सबसे हाई है। जब हमारी एन की वैल्यू 2 होगी उस टाइम पे हमारी किस एंगल पे इंटेंसिटी सबसे हाई है, हमें ये डायग्राम बता रहा है। लास्ट का एप्लीकेशन, स्पेक्ट्रोमीटर का एप्लीकेशन क्या है कि इससे हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा वो सिंपल क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड है, या फिर बॉडी सेंटर्ड है। और हम क्या कर सकते हैं, मेजर द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, कि उसके अंदर के दो एटम के बीच में डिस्टेंस कितना है हम वो मेजर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।